हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम लेकर के आए हैं व्याख्या भाग 4। हमारे अतीत कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, चैप्टर का नाम है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पर आप देख रहे हैं, पिछली बार हमने इसका जो भाग 3 है वो पूरा कर लिया था। तो अब ये लास्ट पार्ट है इसका, इस चैप्टर का। इसमें हेडिंग लिखी हुई है, ऊपर पढ़ते हैं बिना देरी के। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब देखिए, जो लोगों की सामाजिक असमानताएं होती हैं उनके बारे में कैसे पता करते होंगे इतिहास में। तो पुरातत्वविदों का ये मानना है कि कंकाल के साथ पाई गई जो चीज़ें होती हैं वो मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में, यहाँ कहाँ देखो, मानचित्र 2 है, पृष्ठ 12 पर। यहाँ पर ब्रह्मगिरी नामक एक स्थान है। तो ब्रह्मगिरी में क्या है, एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। देखिए, कब्र में जो चीज़ें पाई गई हैं, तो अगर वो ज़्यादा महंगी होती थी, ठीक है, वो धातुएं महंगी होती थी या वस्तुएं महंगी होती थी, तो माना जाता था कि इनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, यानी कि वो अमीर लोग होंगे। और जो चीज़ें ऐसी होती थी जो जिनकी ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं होती थी या मूल्य नहीं होता था, तो उनको माना जाता होगा कि वो गरीब परिवार से संबद्ध होंगे। नेक्स्ट है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आ सकते थे। इनका मतलब ये है कि जो महापाषाण है ना, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के कंकाल मिले हैं, एक से अधिक लोगों के कंकाल मिले हैं, जिससे कि शायद ये संभावना है कि ये जो महापाषाण होते थे, यहाँ पर एक ही परिवार के लोगों को दफनाया जाता होगा अलग अलग समयों पर। तो इसलिए ये जो हेडिंग है ये कह रही है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, तो ये भी संभावना है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 पर इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कहाँ पर? इनाम गांव, ठीक है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ये इनाम गांव के बारे में बताया जा रहा है, और जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो वयस्क थे, ठीक है, वयस्क। आगे देखिए, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। किसको? एक आदमी को। कैसे मकान के आंगन में? जिसमें 5 कमरे थे और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। देखिए, ये जो घर था जो 5 कमरों वाला था, ठीक है, इसमें एक संदूक जैसा था, बॉक्स जैसा था, जिसकी 4 टांगें थी। तो एक आदमी को उसमें दफनाया गया था। और ये जो घर था ये बस्ती का सबसे बड़ा घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। अब देखिए, इनाम नीचे पढ़ते हैं, बॉक्स से पहले जो नीचे लिखा हुआ है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो चावल हैं उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है, या अनाज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। देखिए, ये सब भी बताए हैं, ये जीव जंतु बताए हैं जिनकी हड्डियां पाई गई हैं। और ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। तो यह है इनाम गांव के लोगों के जो काम धंधे थे उसके बारे में इस पैराग्राफ में
दिया गया है, ठीक है? इसके आगे ही जो है एक आपको टास्क दिया गया है कि इस प्रमाण के आधार पर इनाम गाँव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ, ठीक है? अब देखिए हम बॉक्स में पढ़ते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। देखिए ये कंकालों को कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में इसमें लिखा है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसी समझ के साथ समस्याएँ हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, क्योंकि देखिए प्राचीन काल में क्या है कि इतिहास में लोग भी आभूषण पहनते थे और महिलाएँ भी, तो एग्ज़ैक्टली ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिर कंकाल महिला का है या पुरुष का। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है, क्योंकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश या कूल्हा होता है, वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दाँत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब देखिए यहाँ पर कंकालों के अध्ययन के बारे में हमें पता चल गया। हमें पता चल गया कि महिलाओं का जो कटी प्रदेश होता है, तो वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं। तो यदि हमें कोई कंकाल मिलता है, 2 कंकाल मिलते हैं और हम उसमें कंपैरिज़न करेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? कटी प्रदेश देख कर के। और इसके अलावा जो है उन्होंने बताई थी, किसने? चरक जो हैं उन्होंने 360 हड्डियाँ बताई थी, और आज क्या है, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार 206 होती हैं। तो पूरी कितनी, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस हो गया इसमें। तो इसका क्या है? तो इसका मतलब ये निकाला गया है कि संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दाँत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर ये संख्या बताई होगी। तो आज का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। ये चैप्टर जो है पूरा हो गया है। अब आगे हम जो है अगला अध्याय लेकर के आएँगे, अध्याय 5। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।